बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है पीछे हमने क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने प्रीवियस जो टॉपिक अपलोड किया वो था रिपल टैंक यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव डिटेल में डिस्कस किया। और आज जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेस्मिक वेव्स और सुनामिक वेव्स। ये क्या होती हैं वन बाय वन डीपली डिस्कस करते हैं। तो सुनामिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं, अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये जो वेव्स हैं अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। सेस्मिक वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ। तो ऐसी वेव्स जो अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं उनको बेटा सेस्मिक वेव का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इनका काज क्या है। अर्थ क्विक जैसा कि ज़लज़ला वगैरह आता है तो उसकी वजह से भी अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और उस डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं। इसी तरह वोल्केनिक इरप्शन और एक्सप्लोजन, जैसा कि लावा है जब वो ज़मीन से निकलता है तो उससे भी क्या होता है, हमारी अर्थ इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से इम्बैलेंस होने की वजह से अर्थ के अंदर एक वेव जनरेट होती है और उसी वेव को हम सेस्मिक वेव का नाम देते हैं। तो फर्स्ट में हमने इसको डिफ़ाइन किया और उसके बाद इसकी वजह जानने की कोशिश की, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इनमें 3 तरह के पॉइंट आपने लिखने, एक तो अर्थक्वेक्स और दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, जैसा कि लावा आतिशफ़शां जब ज़मीन से निकलता है तो उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से फिर वेव जनरेट होती है। और इसी तरह एक्सप्लोजन, और यहाँ पे जो ब्लास्ट हो रहे होते हैं लावा के अंदर तो उसकी वजह से भी फिर क्या होती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, हमारे पास एक अपरेटस है जिसका नाम है सेस्मोमीटर। इस अपरेटस की हेल्प से हम इन सेस्मिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी शिद्दत की ये वेव जनरेट हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्राइमरी वेव्स। क्या होती हैं प्राइमरी वेव्स? ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर ही इसी तरह प्रोड्यूस होती हैं। इनका भी जो काज होता है वो अर्थक्वेक्स होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है और एक्सप्लोजन होता है। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह की सेस्मिक वेव की तरह की वेव हैं जिनको हमने प्राइमरी वेव का नाम दिया है। तो ऐसी वेव जो बिल्कुल प्राइमरी सेस्मिक वेव्स की तरह होती हैं उनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं या इन्हें पी वेव का नाम दिया जाता है। और ये भी अर्थ के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जिससे हमारी अर्थ इम्बैलेंस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है, पी वेव्स आर दी फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, और ये सबसे स्पीड वाली वेव्स होती हैं जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर फर्स्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक, और जब अर्थक्वेक आता है सबसे पहले पी वेव्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। किसकी हेल्प से? इस सेस्मोमीटर्स की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पी वेव्स अर्थ के अंदर पास होती है वो जिस तरह हमारे पास एक सिलिंडर के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जो हमारी पी वेव्स होती हैं अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो भी बिल्कुल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे की तरफ शिफ्ट होती हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं और अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये किन किन मीडियम से पास आउट हो जाती हैं। नंबर 1, सॉलिड्स में से भी गुजर जाती हैं, लिक्विड में से भी गुजर जाती हैं और गैसेज में से भी गुजर जाती है, क्योंकि इनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है और आपको पता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो एक किस्म की ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव या पी वेव्स का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे आपकी बुक वाली डायग्राम बनाई जिसमें अर्थ का एक पार्ट लिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जहाँ पे बॉक्सेस एक दूसरे से अपार्ट हैं इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन, और जहाँ पर ये एक दूसरे के करीब है उसको हम कंप्रेशन का नाम दें। ये भी यहाँ पे भी कंप्रेशन है
यहाँ पे भी क्या हमारे पास कंप्रेशन है। तो यहाँ पे डेंसिटी हाई है, तो पार्टिकल अर्थ के एक दूसरे के करीब करीब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में ये वेव आगे की तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और आगे वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो ये नॉर्मल है, क्योंकि वेव पीछे से डिस्टर्बेंस पीछे से क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ही ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल करती है। जहाँ पर रीजन एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे, वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और उस पार्ट को हम कंप्रेशन का नाम दे देंगे कि ये पी वेव्स का कंप्रेशन वाला रीजन है। और जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से स्पेस अपार्ट होंगे, वहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, एक दूसरे से अपार्ट होंगे, उस रीजन को हम रेयरफेक्शन का नाम देंगे। और ये रेयरफेक्शन किसकी होगी, पी वेव्स की होगी। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है सुनामी वेव। तो ऐसी वेव जो समंदर के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती हैं, ऐसी वेव को तो सुनामी वेव्स कहते हैं। समंदर के अंदर वाटर की डिस्टर्बेंस की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स कहलाएंगी तो सुनामी वेव्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, तो सुनामी आर एक्सट्रीमली लार्ज और पावरफुल ओशन वेव्स caused by sudden disturbance अंडर द सी, यानी कि एकदम से जो समंदर के अंदर ओशन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से वेव जनरेट होती हैं और वो पावरफुल होती हैं, और उन पावरफुल वेव्स को हम सुनामी वेव्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट इनका काज क्या है वो देखते हैं। तो जिस तरह हमने सेस्मिक वेव का काज डिस्कस किया आपसे बिल्कुल एज इट इज, इसका भी काज डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, पढ़ते हैं। काज ऑफ द सुनामी वेव अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी कि समंदर के अंदर भी एक किस्म की डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है, जैसा कि अर्थ के अंदर अर्थ अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाती, इसी तरह समंदर के अंदर लहरों की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसको अर्थक्वेक का ही नाम दे देते हैं। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन, और अर्थ के अंदर एकदम से पानी का निकलना, ये वोल्केनिक इरप्शन है, बहुत ज़्यादा पानी का एक जगह पे कलेक्ट हो जाना। और उसके बाद अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, और वाटर के एक लहर के साथ दूसरी लहर का लैंडस्लाइडिंग से एक बड़ी लहर बना देना। तो ये जो हमारे पास 3 तरह की काज निकले जिससे सुनामी वेव जनरेट होती। नंबर 1 अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। तो 3 तरह के हमारे पास ये वजूहात है जिनकी वजह से सुनामी वेव समंदर के अंदर जनरेट होती हैं। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुनामी वेव्स। अब इसमें देखें, इन डीप ओशन, जहाँ पे समंदर बहुत ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पर इनकी जो स्पीड होगी वो 800 किलोमीटर पर हार होगी, यानी कि 1 घंटे के अंदर 800 किलोमीटर ये ऊपर की तरफ मूव करके जाएंगे, इतनी हाइट क्रिएट कर लेंगी। तो इनकी जो स्पीड होगी ये याद रखनी है, ये MCQ के तौर पे भी आपने पॉइंट याद रखना है, 800 किलोमीटर पर हार होती है। उसके बाद इन डीप वाटर, अगर हम डीप वाटर की बात कर लें तो उसमें हमारे पास जो इसकी हाइट होगी ना लहरों की या वेव्स की, वो फ्यू सेंटीमीटर तक होगी। तो ये दोनों मल्टीपल चॉइस के तौर पे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, वेव स्पीड डिक्रीज। अब कहाँ पे इंक्रीज होगी, कहाँ पे डिक्रीज है, जहाँ पर रीजन होगा वाटर का डीप वहाँ पे स्पीड वेव की होगी इंक्रीज, और जहाँ पे रीजन होगा वाटर का शैलो वहाँ पे स्पीड वेव्स की क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि जहाँ पे रीजन कम हो गहरा होगा समंदर का, वहाँ पर ये जो वाटर वेव्स हैं अर्थ के साथ जल्दी हिट कर जाएंगी, और जल्दी हिट कर जाने की वजह से इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, वेव स्पीड डिक्रीज इन शैलो रीजन बिकॉज इट टच द ओशन फ्लोर, क्योंकि ये जहाँ पे शैलो रीजन होता है वहाँ पे वाटर इजीली क्या करता है, सरफेस के साथ या फ्लोर के साथ हीट कर जाता है, जिसकी वजह से उन वाटर के पार्टिकल की मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि डीप रीजन में स्पीड ज़्यादा होती है और शैलो रीजन में स्पीड कम होती है। बस ये 2 बातें आपने याद रखनी है, तो आपका ये टर्म जो है ना क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो वेवलेंथ
शॉर्टन। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है जैसा कि स्पीड का कंसेप्ट था। डीप रीजन में जहाँ पे ओशन का डीप रीजन होगा वहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे ही शैलो रीजन में आएंगी वेव्स, वहाँ पर उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है और आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। सॉरी, रिफ्रैक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन कह रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द वेव क्रस्ट बिकम स्मॉलर, क्योंकि वेव शैलो रीजन में जहाँ पर समंदर का फ्लोर जो वाटर के बिल्कुल करीब होगा वहाँ पर शैलो रीजन होगा, और वहाँ पर शैलो रीजन होने की वजह से वहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अभी आगे क्या, व्हेन के बाद वेव्स मूव फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन। जब ये वेव्स डीप से शैलो रीजन में जाएंगी तो इनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और इनकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। और डीप रीजन में स्पीड भी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मोर नंबर ऑफ वेव्स जब किसी रीजन में से पास आउट होंगी तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जहाँ पर कम वेव्स गुजरेंगी वहाँ पे उन सुनामी वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिखा मोर वेव्स अराइव इन दी लेस टाइम, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा वेव अगर किसी रीजन में से पास आउट होती हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज होगी, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और जहाँ पर एक रीजन के अंदर कम वेव्स ट्रैवल करेंगी तो वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। अब ये मैंने डायग्राम बनाई, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये वाटर वेव मूव करके गई हैं। तो यहाँ पर देखें, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, और इसका मतलब 3.5 वेव यहाँ से गुजर चुकी हैं इस रीजन के अंदर। अब वही रीजन है तो वहाँ पर एक पॉइंट ए, हम स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी, तो यहाँ पर देखें एक ही वेव ऐसे गुजर के गई, उसके बाद हाफ साइकिल, इसका मतलब 1.5 वेव गुजरी हैं। तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, तो यहाँ पर हम इसके साथ हर्ट्ज लिख रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है 1.5 हर्ट्ज जनरेट हुई है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई 3.5, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है। दूसरा आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे वेव की एनर्जी ज़्यादा होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती है वहाँ पे वेव की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे मैंने एरो शो किया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, इनके पास एनर्जी भी फिर ज़्यादा होगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, नंबर ऑफ साइकिल्स कम गुजरे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा गुजरे तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये करैक्टरिस्टिक्स भी आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट 4 वाली, एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग। अब देखें दो तरह की वेव्स हैं पॉइंट ए और बी के दरमियान, मैंने फर्जी लिया आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देखें बेटा, पॉइंट ए से बी तक एक वेव मूव कर, और इसका मीन, ये जो लाइन है ब्लू वाली, इसको मीन लाइन कहते हैं। मीन से कितना ये हाई है, मीन से ये कितना हाई है, तो इसमें हाइट ज़्यादा है। तो जहाँ पर लहरों की हाइट होगी ज़्यादा वहाँ पर उनका एम्पलीट्यूड होगा इंक्रीज़, और जहाँ पर लहरों की हाइट मेन पोजीशन से होगी कम वहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यहाँ पे वेव के पास एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम, यहाँ पे वेव के पास एनर्जी भी कम। अब यहाँ से लाइन पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज इफ़ इट बिकम्स मोर टालर। जितनी ये टालर होंगी समंदर की सरफेस से उतनी तसुनामिक वेव्स की का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और जितनी ये कम टालर होंगी यानी कि हाइट उनकी कम होगी समंदर की सरफेस से, वहाँ पर तसुनामिक वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे नेक्स्ट 5 वाला हमारे पास एक पॉइंट ही है, तो ये भी देख लीजिएगा, एमसीक्यू के तौर पर काम आ सकता है आपके। वेव में रीच हाइट ऑफ 30 मीटर 100 फीट आर मोर। और जब ये एम्पलीट्यूड तसुनामिक वेव्स का हाई होता है ना, तो समंदर के अंदर जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ये लहरें जनरेट होती हैं, तो उन वेव्स की जो हाइट होती है 30 मीटर और 100 फीट अबव, यानी कि में अर्थ समंदर की सरफेस से जो अबव हाइट क्रिएट करती है ना, ये जो वेव 30 मीटर अबव होती हैं या 100 फीट अबव होती हैं, तो इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ ये उठ जाती हैं। नेक्स्ट इसका काज क्या होता है, फिर इससे होता क्या है, जब ये इतनी तसुनामी आ जाती है, तसुनामी वेव जनरेट हो जाती हैं, उससे फिर फ्लोडिंग्स
यानी कि सैलाब आता है। डिस्ट्रक्शन तबाही होती है ऑफ बिल्डिंग, जो साइड बिल्डिंग्स होती हैं, कोई कोस्टल एरिया में कोई आबादी रह रही है तो वहाँ पर अगर ये पहुँच जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बन सकते हैं। एंड लॉस ऑफ लाइफ, और बहुत सी जिंदगियाँ इन तसुनामी वेव्स की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनका जो काज है बहुत इम्पेक्ट रखता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 6 वाला लास्ट पॉइंट है रियल लाइफ एग्जांपल। अब देखिए 2004 में इंडियन ओशन तसुनामी, एमसीक्यू के तौर पे याद रखना कि 2004 में कौन सी तसुनामी आई, तो आपने कहना इंडियन ओशन तसुनामी जनरेट हुई, जिससे क्या होगा, ये एक एग्जांपल है तसुनामिक वेव्स की। उससे फिर क्या होगा, दिस ट्रेजिक तसुनामी वेव्स दैट ट्रेवल अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि ये जो तसुनामी जनरेट हुई 2004 में समंदर के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से, तो वो 1000 किलोमीटर दूर तक मूव करके गई। और ये भी आपके पास एमसीक्यूज वाला पॉइंट है, तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पे नोट करना है। उसके बाद दीज वेव्स ट्रक विद कंट्रीज सच है, और इन वेव्स ने किन कंट्रीज़ को जाके हिट किया, नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 2 इंडिया, थाईलैंड, और इन कंट्रीज़ को जाकर हिट किया। देखिए इतना इनकी पावर ज़्यादा हुई समंदर के अंदर तसुनामी आने की वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास रीच हाई 15 मीटर, और इनकी जो हाइट जनरेट हुई थी वो 15 मीटर जनरेट हुई थी। नेक्स्ट इसका जो काज क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जब ये तसुनामी 2004 में आई तो मैसिव डिवास्टेशन, बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और उसके बाद लॉस ऑफ 2,30,000 लिव्स, यानी कि लाइव्स इससे क्या होंगी, तबाह होगी। यानी कि इतनी जानें उस वक्त इंसानों की चली गई थी इन तसुनामी वेव की वजह से। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। नेक्स्ट ये मल्टीपल चॉइस हैं एक्सरसाइज के, तो 1 बाय 1 ये आपसे डिस्कस करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल ही होती है, दोनों की सेम है। जिस तरफ वेव ट्रैवल करती है उसी तरफ पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो डी है, इन द सेम डायरेक्शन एज दे ट्रैवल एज द वेव ट्रैवल। उसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव कैरी द लोएस्ट पॉइंट। आपको पता है एक क्रस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो ट्रफ कहलाएगा, तो ये लोएस्ट पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ट्रफ को। उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर्ड आ मीडियम टू ट्रैवल। भाई एक्स रेज को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, लाइट को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, रेडियो को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, तो साउंड वेव ऐसी वेव हैं जिनको एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट कैरी, तो एम्पलीट्यूड इनमें हमारे पास एनर्जी, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा, तो मैंने अभी लेक्चर में भी डिस्कस किया। तो इनसे कोई इनका कोई कनेक्शन नहीं क्रस्ट के साथ, वेवलेंथ के साथ, स्पीड के साथ। तो एनर्जी अगर जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम वहाँ पे एनर्जी कम। उसके बाद वेव फ्रंट मैंने आपको बताया था, वेव फ्रंट वो फेज होते हैं जहाँ पे तमाम पार्टिकल की सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल सारे क्रस्ट, सारे ट्रफ, तो ये इनकी कॉमन एग्जांपल है, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट ऑप्शन है सी वाला है, अलाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दैट वाइब्रेट इन फेज, यानी कि उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट द वेव फिनोमेना विच अकर्स व्हेन वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इट्स स्पीड, जब डायरेक्शन भी जिसमें चेंज हो, स्पीड भी चेंज हो और वेवलेंथ भी चेंज हो, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, तो ये वाला इसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन टू दी वेव स्पीड एंड वेवलेंथ व्हेन अ सुनामी अप्रोच शैलो वाटर। अब मैंने आपको बताया शैलो वाटर में वेवलेंथ भी कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है, अभी हम टॉपिक डिस्कस करके आए, तो बी वाला इसका ऑप्शन बेस्ट है, स्पीड डिक्रीज वेवलेंथ शॉर्टन्स। ठीक है, स्पीड भी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट पेज लास्ट एमसीक्यू
मौजूद है हमारा, वो रीड आउट करते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, विच वे बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ साउंड इज हेयर्ड अराउंड अ कॉर्नर। तो ये आज की असेसमेंट में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो वो भी आप देखिएगा। डायफ्रैक्शन होता है जिससे क्या होता है, हम किसी कॉर्नर से भी साउंड को सुन सकते हैं। तो डी वाला इसका ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।